नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कर्नाटक के बीजेपी चीफ नलिन कुमार कटिल टीपू सुल्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। कटिल का कहना है कि टीपू सुल्तान के सभी उत्साही अनुयायियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। टीपू सुल्तान के वंशजों को खदेड़ कर जंगलों में भेज देना चाहिए। कटिल एलाबुर्गा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहीं यह बयान दे डाला। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। कर्नाटक बीजेपी चीफ का बयान, टीपू सुल्तान के अनुयायियों पर साधा निशाना, कहा इन्हें जंगलों में खदेड़ दो। बीजेपी चीफ के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा ये तो दंगे के लिए सीधे आमंत्रण है। कर्नाटक बीजेपी चीफ को टीपू सुल्तान बार बार टिसते रहते हैं। कटिल को सुल्तान फूटी आंखों से नहीं सुहाते। चुनावों में तो वे टीपू सुल्तान के खिलाफ और मुखर हो जाते हैं। अभी महीने भर पहले उन्होंने बयान दिया था कि ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव टीपू सुल्तान बनाम सावरकर पर लड़ा जाएगा और अब टीपू सुल्तान के अनुयायियों पर प्रहार किया है। कटिल का कहना है कि राज्य के लोगों को सोचना चाहिए कि वह भगवान राम और हनुमान के भक्तों को चाहते हैं या फिर टीपू के वंशजों को। मैं हनुमान जी की धरती से चुनौती देता हूँ कि जो लोग टीपू को प्यार करते हैं वो यहाँ रहने नहीं चाहिए। यहाँ वही लोग रहने चाहिए जो भगवान राम के भजन गाते हैं और हनुमान के समर्थक हैं। ನಾವು ರಾಮ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರು, ಆಂಜನೇಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋರು. ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನದವರಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಲಬುರ್ಗದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಂಜನೇಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಬೇಕಾ, ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ? ಆಂಜನೇಯನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗ್ತೇನೆ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉಳಿಬಾರ್ದು, ರಾಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹನುಮಂತನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। कर्नाटक बीजेपी चीफ के बयान पर पलटवार करते हुए AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये दंगे के लिए सीधा आमंत्रण है। वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे, मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। क्या देश के प्रधानमंत्री उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर है उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा हम मिटा देंगे, मार देंगे? अरे भाई, करप्शन का नाम लेना, करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए, ये तो ओपन कॉल है मर्डर और जेनोसाइड के लिए। ये तो ओपन कॉल है ये। अब इस पर भी क्या एक्शन नहीं लेंगे वहां का बीजेपी की सरकार? वो खुद कह रहे हैं कि जो हम उनको मार देंगे, जान से मार देंगे। कैसे मारेंगे आप? भारत की जो पहली संविधान की किताब बनाई गई थी और संविधान बनाने वाले इन तमाम लोगों के माई बाप से ज्यादा उनमें इस मुल्क से मोहब्बत थी। उसमें राम, लक्ष्मण की, सीता की, गौतम बुद्ध की, अकबर बादशाह की, गुरु नानक की, महावीर की, झांसी की रानी की और टीपू सुल्तान की फोटो उसमें है। उसको भी जला देंगे क्या आप निकाल के? आप इतनी नफरत देखिए, ये नफरत है और कुछ नहीं है, हेट्रेड है ये, और ओपन कॉल है वायलेंस के लिए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में बयानबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान कितना जायज है। स्पेशल डेस्क न्यूज़। तो सवाल यहां पर यह है कि इस तरह के बयान क्यों आते हैं, इस तरह के भड़काऊ बयान नेताओं द्वारा क्यों दिए जाते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे नेताओं को अपने मुंह से ऐसा कुछ कहना होता है जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। और अगर यह आग जो इनके मुंह से निकलती है जनता गंभीरता से ले लेती है तो वही होता है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो जाती है। और यही ध्रुवीकरण की राजनीति करने का यह तरीका है कि एक विशेष वर्ग को अपनी तरफ आकृष्ट करे और उसे वोटों में तब्दील करे
लेकिन यह एक गंदी राजनीति है। यह गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक राजनेता को, एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये बातें क्यों होती हैं और इसके पीछे का तर्क क्या है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुधांशु वाजपेयी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ के विश्वदेव राव हमारे साथ जुड़े हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बीजेपी के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जवाब और सवाल तो उनसे भी होगा। लेकिन कांग्रेस से जो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस बयान को किस रूप में ले रहे हैं। नीति और नियत जो एकदम स्पष्ट है, बांटो और राज करो। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के और हर जगह इनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे हिंदू और मुसलमानों को, इस देश के अल्पसंख्यकों को अलग कर दिया जाए, उनके प्रति एक मुख्य धारा के लोग हैं उनमें नफरत पैदा कर दी जाए और वोटों की फसल बोली जाए। और अच्छा, चुनाव के लिए करते तो हैं, लेकिन वो जब आईना कोई दिखाता है तो आईने से भाग भी खड़े होते हैं। जैसे अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, मोदी जी को बुरा लग गया, अरे हमको आईना क्यों दिखा रहे हो। अरे जब आप वोटों की गोरख पांडे एक बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कहा था इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई थी खून की बारिश, इस बार फसल अच्छी होगी मतदान। तो उस मतदान की अच्छी फसल के लिए जब आप ये सब करते हैं, दंगे करवाते हैं, तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आपको बुरा, और आप चोरी छुपे उसे बोलते भी हैं, उसको प्रचारित करते हैं, अपने चुनाव में लाभ भी लेते हैं। लेकिन जब दुनिया के स्तर पर वही आईना आपको दिखाया जाता है तो आप तिलमिला जाते हैं। आप बीबीसी के लंदन ऑफिस पे तो छापा मार नहीं सकते, तो भाई दिल्ली में ही छापा मार कर सांत्वना कर ली। तो सबसे तो ये है, और दुर्भाग्य ये है कि अब इससे भी नीचे स्तर पर जाकर जातियों को टारगेट करने की भाजपा और संघ की मंशा है। जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने ब्राह्मणों को टारगेट किया, ब्राह्मणों को कहा कि जातियां पंडितों ने बनाई, जिस तरीके का ये बयान है, ये कैसे पूरे सभी जातियों में ब्राह्मणों के प्रति नफरत भर दी जाए, ब्राह्मणों को कैसे अलग कर दिया जाए, ये कोशिश मोहन भागवत जी और भाजपा और संघ की दिख रही है। अब अगला मतलब हम कह रहे हैं कि अब शंखक अगला अगर कोई है तो वो ब्राह्मण, जो काम उन्होंने मुसलमानों के साथ किया वही कोशिश अब ब्राह्मणों के साथ करने की कोशिश की जा रही है। कैसे ब्राह्मणों को टारगेट करके समाज में अलग थलग कर दिया जाए और ओबीसी, एससी और जो भी उनका टारगेट वो रैंक है, उसकी फसल को कैसे भुना लिया जाए, कैसे बंदर बांट कर ली जाए, ये कोशिश है। लेकिन उसी से हालांकि दुर्भाग्य है, इस देश का कुछ हद तक वो अपनी कोशिशों में सफल हुए हैं, लेकिन इस बार सफल नहीं हो पाएंगे। ये देश उनकी मंशा समझ चुका है और असली सवालों पर ये लड़ना ये देश सीख चुका है। और आने वाले चुनाव में हम उम्मीद करते हैं असली सवाल प्रमुख होंगे। ये हिंदू मुसलमान, ये बामन बनिया सूद, ये सब नहीं चलने वाला। जी, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण बनिया ये सब नहीं चलने वाले। जी, के विश्वदेव राव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस तरह के बयान इस समय अगर जो आ रहा है, जबकि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव है, उसे किस रूप में देखते हैं। जी, ये तो साफ साफ देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई ये भी देखना पड़ेगा पहले तो। वहाँ एक काबीना मंत्री है जो उच्च शिक्षा देखते हैं, उन्होंने कहे शुरुआती दौर में बयान दिया कि टीपू सुल्तान के लेना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको यहाँ से कर्नाटक में नहीं रहना चाहिए। तो इस पर पलटवार कांग्रेस की तरफ से आया नारायण जी का, जो वहाँ के वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं।
वहीं से एक मामला सूट पकड़ता गया। और हमेशा से देवेंद्र भाई, पहले पिछले चुनाव में भी हम लोग देख चुके हैं, टीपू सुल्तान को मुद्दा बनाया जाता है। टीपू सुल्तान बनाम हनुमान जी, टीपू सुल्तान बनाम सावरकर। ये बातें ये पोलराइजेशन की तरफ इशारा करती हैं। साफ साफ दिखता है हम लोगों को कि कैसे एक चुनाव को पोलराइज करने की तरीके निकाले जाते हैं, जाति, मजहब और इन सब पुराने जो मुगल राजा हैं उन लोगों के नाम पे। टीपू सुल्तान क्योंकि कर्नाटक में रहे हैं, कर्नाटक के वो शेर कहे जाते थे, तो मैसूर के शेर के नाम से वो प्रसिद्ध थे, तो उनको मुद्दा बनाया जा रहा है भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस नहीं बना रही है, कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से मुद्दा बना रही है। वहाँ पॉपुलेशन अगर इलेक्शन के हिसाब से अगर पॉपुलर देखें तो कर्नाटक हिंदू बहुल राज्य, 84% लोग हिंदू हैं वहाँ पर, 12% मुसलमान हैं और अन्य जातियां अलग अलग हैं। तो भाजपा की रणनीति मुझे तो समझ में आ रही है कि वो हिंदुओं को एकजुट एक तरीके से पोलराइज कर ले, तो वोट बैंक का बहुत बड़ा चंद उनके हाथ में लग जाएगा। तो यही लेकिन कांग्रेस इस बात को भी भुनाना चाह रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं। कैसे? बिल्कुल विरेंद्र भाई, क्यों नहीं भुनाएगी वो? देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक हमेशा से जो मुस्लिम कैडर भी रहा है, हिंदू भी रहा है। अब हिंदू एक तरफ भाजपा की तरफ चले जाएगा तो कांग्रेस को बिल्कुल नुकसान होगा। पिछली बार भी हमेशा कर्नाटक में क्या रहा है, लेकिन आप बता रहे हैं कि मात्र 12% ही मुसलमान हैं वहां पर। तो अगर 12% मुसलमान एक जुट होकर के कांग्रेस को ही वोट करें, तो बाकी जो हिंदू बहुसंख्यक राज्य है, वो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वो अगर जो पोलराइज होकर के बीजेपी के पास चली जाए तो भी तो कांग्रेस को घाटा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा तो यही है। इसीलिए तो कांग्रेस चाहती है कि ये पोलराइजेशन की स्थिति जो पैदा हो रही है ये ना हो। इसीलिए ये बयानबाजी आ रही है कि टीपू सुल्तान के वंशज भी बीच में आ गए। तो वो तो ये सब कह रहे हैं कि हम डिफेमेशन केस कर देंगे दोनों पार्टियों पे जो इस्तेमाल कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी पार्टी की मीटिंग करी थी जेपी नड्डा साहब के अध्यक्षता में, तो उसमें साफ साफ नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस तरह की बयानबाजी से थोड़ा बचें, ना करें। लेकिन मुझे नहीं लगता है वो उनकी बात जो है जिले लेवल या स्टेट लेवल तक पहुंच पाई है। वरना ऐसी प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटका के भाजपा के ऐसी बयानबाजी नहीं है। जी सुधांशु वाजपेयी जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। कर्नाटक में अगर जो हिंदू वर्ग एकत्रित होकर के बीजेपी के साथ चला जाता है तो कांग्रेस के पास बचेगा क्या? कहने वाला कोई दो जनसंख्या तो ये आती है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है लगातार। हिंदू मतलब भाजपा हिंदू की पार्टी है। इस तरीके का एक नैरेटिव मीडिया और सरकार और सबके द्वारा बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसी से बीजेपी को लाभ भी है। हिंदू का पर्याय जब तक भाजपा को नहीं करेंगे तब तक उनका भला नहीं होने वाला। लेकिन वो भूल जाते हैं इस हिंदुस्तान का नाम, इस हिंदुस्तान को बनाने वाले, इस हिंदुस्तान के लिए शहादत देने वाले, इस हिंदुस्तान के लिए ना सब कुछ कुर्बान करने वाली लीगेसी को केवल वो हिंदू मुसलमान के नाम पर खत्म कर देंगे। अरे एक बार और 47 में भी यही कोशिश कुछ लोगों ने की थी ना, कि हिंदू मुसलमान के नाम पर कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, इस देश की विरासत को खत्म कर दिया जाए, जो ये सैकड़ों सालों का स्वतंत्रता का संघर्ष है, जो राष्ट्रीय आंदोलन की ऊर्जा है और जो उसका ताप है, उसको खत्म कर दिया जाए। तब भी सक्सेस नहीं हुए थे। ठीक है, तब भी कुछ लोग एक छोटे हिस्से को बरगला लिए थे, एक अलग मुल्क बना लिए थे। लेकिन अब उतना आसान, अब उतना भी नहीं है।
इस देश की जनता ये समझती है। अब वो, और ये जो नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन, जिसने इस देश को दिशा दी, जिसने इस देश को संविधान दिया, जिसने इस देश को दिशा दी और पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के नक्शे में एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हिंदुस्तान को उभारा, उस लीगेसी को हिंदू मुसलमान के नाम पे बिरगला लेने की जो कोशिश है ना, ये बहुत बचकानी है। ये संभव नहीं होने जा रही है। जब जब वो ये करने की कोशिश करते हैं, उनके आड़े गांधी आ जाते हैं, पटेल आ जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं, भगत सिंह आ जाते हैं, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती आ जाती है। और वो चाह कर भी ये बौने लोग इन बड़े लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ बार बार पटेल की शरण में जाना पड़ता है। ठीक है सर, ठीक। क्यों बार बार सुभाष चंद्र बोस की शरण में जाना पड़ता है? क्योंकि इनको मालूम है कि इनके पुरखों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। उंगली तक नहीं कटाई। ठीक है। इस देश की विरासत पर गर्व करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जी, ठीक है, ठीक है। और इसीलिए वो लगातार कोशिश करते हैं, मतलब जो महापुरुष हैं सब कांग्रेस के हैं, पेटेंट हैं। नहीं, पेटेंट करा रखी है कांग्रेस। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेटेंट करा रखी है कांग्रेस, बाकी अदर पार्टियां अगर मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, आप कहना क्या चाह रहे हैं ये बताइए। सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो देश के महापुरुष हैं उसका पेटेंट है कांग्रेस के पास, अगर दूसरे लोग पेटेंट नहीं है। हाँ, उनके बताए रास्ते पे जो चलेगा ना वही तो उनका बारिश होगा। जी, पटेल तो कहते थे हिंदू मुसलमान भारत की दो आंखों के समान है। सुभाष चंद्र बोस तो कहते थे कि सांप्रदायिकता से लड़े बिना इस देश की आगे की राह मुश्किल है। ठीक है सर। तो उनके बताए रास्ते पे जो चलेगा वही ना बारिश होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताए रास्ते पर ना चल के बस इवेंट मैनेजमेंट करते हैं बीजेपी वाले। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हैं। हम आपके पास आएंगे, पूरा समय आपको देंगे। हमारे साथ बीजेपी से दिनेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप देर से जुड़े हैं। प्रश्न आपके से हम ही शुरू करना चाहते थे, आपसे ही शुरू करना चाहते थे, लेकिन आप देर से जुड़े हैं, इसलिए सवाल तो थोड़ा सा कड़वा है, तैयार रहिएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़े थे, ये इतिहास में पढ़ाया जाता है। आज उनके अनुयायियों को, उनके मानने वालों को खदेड़ने की बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कर्नाटक के। आपको सही लग रहा है क्या? दिल से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा। दिनेश मिश्रा जी, आपसे सवाल है। दिनेश मिश्रा जी, आपसे सवाल है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हेलो जी आवाज आ रही? जी, आवाज आ रही है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी बताएं। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ खूब लड़ाई की जी, और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के कतिल जी ये कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान के अनुयायियों को जंगल में खदेड़ दिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। जी, सही लग रहा है आपको? ऐसा है जी। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने कभी जाति वर्ग, व्यक्तिवाद और समाजवाद की परिकल्पना से काफी दूर रही है। परिभाषा बहुत बढ़िया है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसा कुछ बयान दिया होगा तो उनका बयान है सर्व समाज की स्थापना, सर्व समाज को लेकर के चलने वाला भाव उनका ये कौन सा सर्व समाज का ये बयान आप बताइए? ये कौन सा सर्व समाज को साथ लेकर चलेगा? टीपू सुल्तान को मानने वाले, नहीं, टीपू सुल्तान को मानने वाले को जंगल में खदेड़ दिया जाएगा? ये कौन सा सर्व समाज है? उनका ये भाव नहीं है। उनका भाव है कि इस भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति रहने वाला है अगर वो भारत की भावनाओं के अनुकूल चलता है तो वो भारतीय है। नहीं तो टीपू सुल्तान ने क्या अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया था क्या? बिल्कुल षड्यंत्र किया था उस समय इन लोगों ने। तो इतिहास बदल दीजिए, एनसीईआरटी की पुस्तक से निकलवा दीजिए ये सबंस टीपू सुल्तान को। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल। इतिहासकारों ने इतिहास को जो तोड़ मरोड़ करके पेश किया है तो आज आने वाले तो उस समय आप थे, वहां गए थे ना, देखे थे, साक्ष्य है आपके पास? है आपके पास साक्ष्य कुछ? हाँ बिल्कुल है, इसके सबूत है।
सबूत है, बताइए कौन सा सबूत है? हमें सुभाष चंद्र बोस पढ़ाना चाहिए, हमें तो देश की आजादी के जिन लोगों ने निछावर किया उनका पाठ पढ़ाना चाहिए। और तो बताइए ना, साक्ष्य के साथ इतिहास बदलिए। क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक में, क्यों है वो? पाठ हटवाइए। समय परिस्थितियों के अनुकूल इनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन की आवश्यकता है। के विश्वदेव राव जी, ये अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं। उस दौर में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था कि इनके जो पुरखे हैं आरएसएस वाले, वो अंग्रेजों के लिए भर्तियां करवा रहे तो अंग्रेजों के मानस पुत्र हैं, और जो लोग अंग्रेजों से लड़े थे उन सबके प्रति इनके अंदर घृणा है। चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उन सबके प्रति इनके अंदर घृणा है, जो समय समय पर निकल कर आती है। जो अंग्रेज भले ही चले गए, लेकिन ये मानस पुत्र जो अंग्रेजों के हैं, जो उनके मिशन को पूरा करना चाहते हैं, जो लोग अंग्रेजों से लोहा लिए हैं, ऐसे इसीलिए तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। क्यों? कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ी थी। कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि भाजपा मुक्त भारत। अगर कांग्रेस ने कभी सोची होती भाजपा वाले अक्सर नहीं हिंदुस्तान, वो कांग्रेस पहले समझिए मंत्री बनाया था, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, और ये अंग्रेजों के मानस हैं, अंग्रेजों की गिरा मेहमानों से निवेदन है कि एक एक करके अपनी बात रखें, जिससे कि हमारे दर्शकों को समझ में आए। जब आप लोगों की बात हमें समझ में नहीं आ रही तो एक साथ बोलने से कोई फायदा है क्या? दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं के विश्वदेव राव जी से ये जानना चाहता हूं कि अभी जो दिनेश मिश्रा जी बीजेपी नेता हैं, इन्होंने कहा है कि इतिहास में गलत लिखा गया है। ये कहना क्या चाहते हैं, जरा हमें आप ये समझा दीजिए। ये तो समझाने से रहे। मुझे नहीं लगता दिनेश जी ने इतिहास पढ़ा है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने खुद ही अगले दिन बयान दे दिया कि मेरा मतलब, मैं टीपू सुल्तान के वंशजों को भगाना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मेरा मत कि आप देखिए कैसे कौन बता रहे आए रहो तो जी राव साहब ठेकेदार है तो सवाल यहाँ पर यह है कि के विश्वदेव राव जी की आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है, या इसे कहें कि बीच में अटक रही है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। राव साहब आप नेटवर्क में आ जाइए, तब आपकी आवाज़ बढ़िया से आएगी। तो दिनेश मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। मेरी आवाज़ आप तक साफ साफ आ रही है? जी आ रही है जी, तो अब जवाब दीजिएगा। जिस हिसाब से आप इतिहास को गलत ठहरा रहे हैं, सिर्फ मुंह से साक्ष्य देंगे या है भी आपके पास कुछ? इतिहास इसलिए गलत दोहराया जा रहा है कि ये भारतीय सनातन संस्कृति का देश है, और इस देश पर एक बार नहीं हजारों बार लोगों ने आक्रमण करके हमारी आस्था को छीना है। अब बृहद भारत की आप कल्पना करेंगे तो पाकिस्तान भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था। हम लोगों को टुकड़ों में करके और जातियों में बांटकर जो इस देश का विखंडन किया गया है, ये हमारे लिए एक अभिशाप है। और जो इस देश का रहने वाला व्यक्ति है, हम ये नहीं कह रहे कि उस देश वाले व्यक्ति को निकाल दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। भाव ये नहीं है। हम जिसके घर में रह रहे हैं, मान लीजिए हम किसी घर में किराएदार के हिस्से से रह रहे हैं और हम किराया न देने के बजाय हम मालिकाना हक जताएं, तो ये कहाँ का न्याय है? इस देश में तो हमें ये बताइए ना कि टीपू सुल्तान ने जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो मालिकाना हक वाला मामला कहाँ था, जो आप हमको समझा रहे हैं? हमको समझाइए इसको। सुल्तान ने अंग्रेजों से युद्ध किया। ऐसे बहुत से महान पुरुष हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। वो भले ही किसी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के हो सकते हैं, लेकिन उन्हें देश के प्रति भाव था, उन्हें देश के प्रति लगाव था। हम उनका स्वागत करते हैं।
तो टीपू किसी भी सुल्तान का समाज के देश लोग के हैं, प्रति अगर लगाव देश के नहीं था प्रति क्या? वो- अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो अंग्रेजों के प्रति लगाव था उनका, आप ये कहना बात चाह रहे टीपू हैं? सुल्तान की नहीं, टीपू सुल्तान की जो संतानें हैं वो टीपू सुल्तान के आदर्शों का पालन तो करें, वो देश के लिए लड़ाई लड़े, हम उसका स्वागत करेंगे। वो उनके आदर्शों पे चले, उन्होंने भारत के लिए सब कुछ किया, चांद निछावर की, वो सम्माननीय है। अनुयायी लेकिन किसको उनकी जो कहते हैं संतानें सर, जरा हमें समझा दीजिएगा दिनेश मिश्रा जी, अनुयायी किसे कहते हैं? अरे अनुयायी कहते हैं जैसे कोई एक व्यक्ति उस व्यक्ति की भावनाओं के द्वारा लिखी हुई उसकी कोई पुस्तक, उस पुस्तक पर उनके विचारों पे चलने वाले कुछ लोग वो अनुयायी हो गए। तो यही ठीक है, बात तो तो कहा टीपू है सुल्तान ने जो अपना कतिल जी विचार ने, दिया। यही बात तो कहा है कि टीपू सुल्तान के अनुयायियों को जंगल में खदेड़ देना चाहिए। मतलब क्या है आपका? अब इसे समझाइए आप मुझे। मेरी बात सुनो, टीपू सुल्तान के अनुयायी, अब वो जो अनुयायी है वो हमें अनुयायी लगता है नहीं टीपू सर, सुल्तान की अनुयायी। भावनाओं से गड़बड़ कर गए। जी, अब भाषा विज्ञान ना पढ़ाइए मुझे, जी, अनुयायी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, कहना चाह रहे अनुयायी, और अनुयायी ही है उनके पीछे चलने वाला कोई व्यक्ति, जी। लेकिन उनके आदर्शों पर चलने वाला, नहीं, उनके आदर्शों पे चलने वाला, टीपू सुल्तान के आदर्शों पर चलने वाले को जंगल में खदेड़ देंगे? अरे भाई आप मेरी बात है, इस वाक्य का वकालत कर रहे हैं आप? नहीं, वो शब्द हो सकता है, उनका क्या भाव रहा हो और समझने वाले का क्या भाव हो, ये भाव उनका नहीं हो सकता है। हर अच्छे काम करने वाले का हमारे यहाँ सम्मान है। चलिए, ये भाव उनका नहीं हो सकता है, कतिल जी का नहीं हो ये सकता है, उनका भाव कांग्रेस नहीं का हो हो सकता सकता है क्या? किसी को सुधांशु खदेड़ दिया वाजपेयी जी, सुधांशु वाजपेयी जी, वो भाव उनका नहीं था, ये कांग्रेस वाले या फिर विपक्ष वाले ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए, समझाइए यही आप। लोगों की, जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो उसको स्वीकार करने की नैतिकता तो होती नहीं है। तो जो काम नरेंद्र मोदी जी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे किए हैं ना, कि जब आईना दिखाया गया तो ईडी सीबीआई डॉक्यूमेंट्री पे बाद में बहस कर लेंगे, इस मुद्दे पे आइए, आप लोग भी इधर उधर चले जाते मूल हैं। मामला वही है ना कि उसमें डॉक्यूमेंट्री का भी सवाल वही है, जो मोदी जी ने अपने जीवन में किया वो दिखा दिया गया, तो आज आईना दिखा दिया गया तो दिक्कत है। वही भाजपा वाले बयान तो देते हैं, लेकिन जब आईना दिखाया जाता है तो भाग खड़े होते हैं। आजादी के जिन महापुरुषों पर ये आरोप लगा रहे हैं, जिनके वंशजों को बाहर नहीं, निकलने इनके की बात कहने कर का रहे हैं। मतलब यह है कि कतिल साहब इस तरह नहीं बात किए होंगे, ये अरे, उन पे आरोप लगाया जा रहा है, तो क्यों आप लोग आरोप लगा रहे हैं? अरे हम ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक बयान है, अब उसमें क्या हो जाएगा? सार्वजनिक बयान को कैसे बदल सकता है? चलिए ठीक है, वीडियो के विश्वदेव राव जी के पास हम जाना चाह रहे हैं। के विश्वदेव राव जी, सवाल यहां पर यह है कि अब बात आ गई है कि टीपू सुल्तान के अनुयायी को जंगल में खदेड़ दिया जाएगा, ये वाक्य है। इससे यह भाव प्रदर्शित नहीं होता कि उनके मानने वाले को, टीपू सुल्तान के मानने वालों को जंगल में खदेड़ा जाएगा। कौन सा भाव प्रदर्शित होता है सर, जरा आप हमें समझा दीजिए। हमारे बीजेपी के नेताजी यही कह रहे हैं। मैं याद दिलाऊं अगर यहाँ पर, तो रामनाथ कोविंद साहब जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने ये संविधान सौदा जो बना है उसमें कहा था, और उसमें टीपू सुल्तान की तारीफ करते हुए कहा था, जब उसकी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हो रही थी। तो उससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए भाई? टीपू सुल्तान के बारे में सभी लोग कहते हैं, इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है। अब आज आप कह रहे हैं कि वो नहीं, वो धोखाधड़ी करे थे। भाई साफ प्रस्तुत करिए, तब बात करिए। और ये अनुयायी की बात क्या है? अनुयायी क्या शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले ये तो समझिए। आपने अनुयायी तो कह दिया, लेकिन उसके बाद की बात नहीं समझी। भाई टीपू सुल्तान को राजनीति में आज की छोड़ना है, आप उनको राजनीति में घसीटा जा रहा है जी। ये मेरे हिसाब से देव भाई ये ठीक बातें नहीं है। बिल्कुल मुद्दे पर चुनाव, आम चुनाव जो हो रहे हैं कर्नाटका में, उनको चुनाव के मद्देनजर तहत देखना चाहिए। बिल्कुल, इन सब बयानबाजियों से दूर रहना चाहिए दोनों पार्टियों को। मेरा आग्रह है। इससे जनता का कोई लाभ नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान के। महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं उस पे बात कीजिए। लेकिन देवेंद्र भाई, आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी जी शुरुआत में जब ये डिबेट चालू हो रही थी, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, गंदी राजनीति है आप जी।
गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अब घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। फिलहाल तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी महापुरुष पर और उसके अनुयायियों पर कुछ ऐसे आक्षेप न किए जाएं कि वह अपने आप पर भारी पड़ जाएं। बीजेपी कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ ऐसा ही किया है जिससे शायद पूरे चुनाव भर उन्हें मुंह छुपाना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।